हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th क्षितिज बुक का चैप्टर 2। नाम है ल्हासा की ओर। क्षितिज गद्य खंड का ये पाठ 2 है, ल्हासा की ओर। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर को लिखा कौन है। इस चैप्टर के लेखक हैं राहुल संस्कृतायन जी। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन यानी मतलब समझेंगे। राहुल संस्कृतायन का जन्म 1893 में गांव पंदाहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम राहुल संस्कृतायन हो गया। तो ये है आपकी राहुल संस्कृतायन के बारे में जीवन परिचय। और नीचे भी दिए गए हैं कि इनकी रचनाओं का नाम, जैसे मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा की गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ऐसी बुक ये लिखा करते थे राहुल संस्कृतायन जी। जैसा कि माना जाता है कि ये बहुत घुमक्कड़ किस्म के आदमी थे, यानी कि हर एक प्लेस पे, हर एक जगह, हर एक दुनिया में जा कर के ये वहाँ की भाषा को अपनाते थे और मतलब लिखते थे, बुक में लिखते थे कि इस जगह गया तो क्या हुआ। ऐसे ही ये एक बार गए थे ल्हासा, और ल्हासा एक जगह का नाम है, और वहाँ पे इन्हें कैसा लगा, क्या व्यवहार किया गया, क्या उस देश का रीति रिवाज था, वो ये अपने बुक में लिखते थे। तो शुरू करते हैं ल्हासा की ओर। यानी जब लेखक ल्हासा गए थे, ल्हासा नाम है प्लेस का, तो वहाँ पे कैसा व्यवहार हुआ था, यानी वो कंट्री कैसी थी। स्टार्ट करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरिंग कलिंग पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। तो बताया गया है कि वो लोग ऐसे रास्ते से जा रहे थे जहाँ पे जब फरिंग कलिंग पोर्ट जगह का नाम है, रास्ता नहीं मतलब बना था, तब नेपाल, हिंदुस्तान सब जगह की मतलब चीज़ें, मतलब बिजनेस का जो काम होता था, व्यापार की जो चीज़ें होती थी, वो तिब्बत से होकर जाती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं। यहाँ से मतलब सैनिकों का भी एक देश से दूसरे आने जाने का रास्ता था, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। तो बोला जा रहा है तो अब तो वहाँ की जगह मतलब जहाँ किसान अपना घर बना के रहते थे, अब वहाँ पे कुछ कुछ आबाद यानी खाली दिखाई देता है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तो दोस्तों, जब राहुल संस्कृतायन जी जब घूमने गए थे तो उन्होंने अपने यात्रा में क्या क्या किया, कहाँ रुके, कहाँ चाय पिए, कहाँ बैठे, सारी चीज़ें अपने बुक में लिखे हैं, अपने चैप्टर में। तो बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे चाय पीने के लिए बैठे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और बहुत आराम की बातें भी। ये बता रहे हैं कि जब ये घूमने गए थे तब की कंडीशन बता रहे हैं कि तिब्बत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी थी और बहुत ज़्यादा आराम भी था। जैसे कि वहाँ जाति पाति यानी कास्ट से छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और न औरतें पर्दा ही करती हैं, यानी औरतें भी अपना काम कर सकती हैं, घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, औरतें बिना घूंघट के रह सकती हैं। कास्ट हुआ और रिलीजन हुआ, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई भेदभाव वहाँ नहीं हुआ करता था। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। तो दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि राहुल मतलब ल्हासा जब देश में गए थे ये राहुल संस्कृतायन जी, तब की बात बता रहे हैं कि
वहाँ पे लोगों को डर बना रहता था कि भिखारी के भेष में भी कभी कभी चोर आ जाते हैं, पर फिर भी अगर कोई भी भिखारी जाता है तो वो सबके घर की बहू और सास यानी औरतें हर भिखारियों का सम्मान करती थीं, उन्हें चाय पिलाती थी, बैठाती थी। आप घर के भीतर भी जा सकते हैं, मतलब वहाँ पे किसी को किसी तरह का डर नहीं था। उन लोग को पता था कि कभी कभी भिखारियों के भेष में भी चोर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग सबका आदर सत्कार करते थे तिब्बत वाले। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। और ये भी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राहुल संस्कृतायन जी जिस भी देश में जाते थे, जिस भी देश के बारे में लिखते थे, वहाँ की भाषा अपने अपने चैप्टर में शामिल करते थे। तो देखिए यहाँ पे चोंगी हुआ, टोटीदार, ये सब तिब्बती वर्ड है। चौंडी मतलब होता है जहाँ पे नमक, चाय, चायपत्ती उपत्ती लोग कूटते हैं, वो चीज़ हुआ। और टोटीदार यानी बर्तन, बर्तन जिसमें वो लोग चाय देती हैं। तो बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ की बहू चाय पका के आपको टोटीदार बर्तन यानी कटोरी टाइप में आपको देंगी चाय पीने के लिए। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको यह डर है कि मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लीजिए गेस्ट रूम यानी जो जहाँ सब लोग आके बैठते हैं, वहाँ से अगर किचन दूर है, अगर आप कह रहे हैं कि आप मेरे लिए चाय पका दीजिए, मैं आपको सामान दे रहा हूँ, तो वो तिब्बत की औरतें आपके लिए चाय पका देंगी। अगर आपको लगता है कि ये मेरी दी हुई पूरा मक्खन, पूरा चीनी नहीं डालेंगी हमारे चाय में, बचा के रख लेंगी, तो आप जाके खुद घर में घुस के डाल सकते हैं। आगे है कि परित्यक्त। परित्यक्त मतलब होता है फ्रेंड्स त्यागना कोई भी चीज़। तो परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। देखिए थोंगला का जगह है, जगह का नाम है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये लोग जब जा रहे थे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, तो ये लोग दोनों चीटें दे दी, यानी जो 2 टिकट कटाया जाता है वो दे दिए लोग। और यहाँ भी सुमति की जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने की अच्छी जगह मिली। अब देखिए मतलब जाते जाते लेखक को एक आदमी मिल गया, इनकी दोस्ती हो गई, जिसका नाम सुमति था। सुमति इनका दोस्त है लेखक का। तो वो क्या किया, इनका साथ देने लगा। और फिर वहाँ पे वो पहले से रहता था तिब्बत में, तो उसकी जान पहचान बहुत ज़्यादा थी। ये दोनों लोग भिखारी के भेष में जा रहे थे, तिब्बत में घुस गए थे, क्योंकि तिब्बत में भारत के लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी। तो इसलिए राहुल संस्कृतायन जी भिखारी के भेष में पूरा तिब्बत की यात्रा किए थे। सुमति उनका दोस्त था, सुमति वहाँ पहले से रहता था, इसलिए उसकी जान पहचान थी। तो ये लोग भिखमंगे का वेश रखने के बाद भी इन लोगों को बहुत अच्छा झोपड़ी मिला रहने के लिए। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं दी थी। हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जिस टाइम की ये बात लिख रहे हैं उससे पहले भी 5 साल पहले भी ये तिब्बत जा चुके थे, जो कि खुद के रियल भेष में गए थे, यानी जैसे थे वैसे ही गए थे, भिखमंगे का भेष नहीं रखे थे, घोड़ों से गए थे, फिर भी इनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी। और अब की बार भिखमंगे के भेष में है, फिर भी सुमति के दोस्ती के नाते इन्हें अच्छा जगह मिला रहने के लिए। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो बोला जा रहा है कि वहाँ पे इन्होंने उस टाइम इनका कोई सत्कार नहीं हुआ, आदर सत्कार नहीं किया कोई, क्योंकि तिब्बत में रिवाज था कि शाम होते ही सब लोग दारू, छंग मतलब मदिरा या शराब, लोग शराब पी करके अपना होश हवास खो देते हैं, तो कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता।
आगे है कि अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना है। डांगे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। डांगा थोंगला मतलब तिब्बती सीमा का एक स्थान होता है, बहुत ऊंचाई पे था। तो अब कह रहे हैं कि इसे पार करना है। डांगे भी एक जगह का नाम है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। और पता है ऊंची ऊंची जगहों पे जल्दी कोई गांव नहीं बनाता है, तो बताया जा रहा है कि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई थी, इसलिए अगल बगल कोई गांव भी नहीं थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी। जहाँ कोई नहीं रहता है वहाँ डाकू अपना बसेरा डालते हैं डाकू। तो कहा जा रहा है कि डाकुओं के लिए बहुत अच्छी जगह थी, क्योंकि यहाँ गांव के कोई आदमी नहीं रहते थे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो किसी खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती और वहाँ कोई गवाह भी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर तिब्बत में यानी मेन गांव में अगर किसी का मर्डर होता है तो पुलिस कुछ एक्ट करेगी भी, जेल भेजेगी, कुछ भी करेगी, मारे पीटेगी। लेकिन अगर पहाड़ के पास किसी का मर्डर हो जाए तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे कोई गवाह भी नहीं मिलेगा और इतने सुनसान स्थान पे कोई जाता भी नहीं था। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम है कि पिछले इस साल हम भिखमंगे थे, थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ जहाँ वैसी सूरत दिखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगते। यहाँ लेखक अपनी बात बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि तिब्बत में कोई भी बंदूक नहीं रख सकता, ये कानून नहीं था, इसलिए लोग बंदूक की तरह ही हमेशा मतलब लाठी लेकर अपने साथ चलते थे। और जब इन्हें पता चला कि थोंगला यानी ऊंचे पहाड़ के पास एक मतलब पहले मर्डर हो चुका था, फिर भी ये नहीं डरे कि सोचे कि हम तो भिखमंगे हैं, हमें कोई क्या मारेगा, हमारे पास पैसा ही कहाँ है कि हमें हमारा कोई मर्डर करेगा पैसे के लिए। और कह रहे हैं कि जब ये किसी देखते थे कोई डाकू को आ रहा है तो ये टोपी उतार जीभ निकाल, इसका मतलब कि अपना भेष बदल करके तुरंत कुची कुची 1 रुपया मांगने लगते हैं, यानी दया करके 1 रुपया दे दो, अपनी भाषा में बोलने लगते हैं। ऊंची चढ़ाई भी पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते हैं। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। यानी अब लेखक थक चुके हैं और अपने दोस्त सुमति से कह रहे हैं कि अब यहाँ से बहुत दूर भी अभी रास्ता बाकी है, तुम क्या करो कि 2 घोड़े मंगा लो, हम दोनों लोग अपनी सामान भी रख लेंगे और चलेंगे। दूसरे दिन हम दोनों घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। डांडे एक जगह का नाम है, भूलिएगा मत। हम समुद्र तल से 17,000 या 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की हजारों श्वेत शिखर पर चले गए थे। मतलब शिखर यानी पहाड़ दिख रहे हैं, बर्फ से ढका हुआ हिमालय होता है श्वेत शिखर का मतलब। कह रहे हैं जहाँ हम लोग खड़े थे उसके अगल बगल हिमालय था। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। दोस्तों जब ये एकदम ऊंचे वाले पहाड़ पे पहुंच गए तो वहाँ से बता रहे हैं कि एक श्वेत शिखर दिख रहा था जो कि पूरा बर्फ़ से भरा हुआ था और पूरब साइड वो था। और कह रहे हैं कि एक जगह ऐसा पहाड़ था जहाँ ना बर्फ़ थी ना हरियाली थी। मतलब ये वहाँ का मौसम, मतलब वहाँ का अगल बगल का वातावरण बता रहे हैं कैसा था उस टाइम जिस टाइम ये चढ़े थे ऊपर। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली।
उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगी कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। तो कह रहे हैं कि चढ़ना तो बड़ा कठिन था, लेकिन उतरने में बहुत हम लोगों को आसानी हुई। शायद एक सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा बहुत धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे बहुत पिछड़ गया और मैंने दोनिक वक्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ जा रहा था। कह रहे हैं कि हम लोग जब चल रहे थे, पहाड़ की यात्रा कर रहे थे, तब एक दो आदमी और कर रहे थे और मेरा जो घोड़ा था, यानी लेखक का जो घोड़ा था, वो धीमे चलने लगा और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो थक गया है, इसलिए उसको मार नहीं रहे थे। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। मतलब चढ़ाई करने में इतना लेखक भी मस्त थे कि उन्हें ये भी नहीं पता चल रहा था कि घोड़ा आगे चल रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया और आगे एक घर से पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। अब देखिए, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि सुमति यानी लेखक का दोस्त लेखक से कैसे पिछड़ गया था। उत्तर यही होगा कि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था, वह थक गया था और बीच में एक चौराहा पड़ा, जिसमें कि दाहिने वाला रास्ता लंकोर की ओर जा रहा था और ये बाएं वाला रास्ता पकड़ लिए थे और वह अपने दोस्त सुमति से पीछे हो गए, यानी बिछड़ गए। फिर वो किसी आदमी से पूछते हैं कि लंकोर का रास्ता कहाँ है। लंकोर एक जगह की नाम है जहाँ इन लोगों को जाना था। तो वो आदमी बोलता है कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। तब ये जाते हैं, तब लोग आपस में फिल्म मिल जाते हैं, सुमति और ये। 4-5 बजे करीब मैं गांव से मील भर पर था। सुमति इंतजार करते हुए मिला, यानी जब ये पहुँचे दाहिने वाले रास्ते पे 4-5 बजे शाम को, तब सुमति इंतजार कर रहा था। मंगोलों का मुंह वैसा ही लाल होता है। अब तो वह पूरे गुस्से में था। मंगोलों मतलब गोरे आदमियों का मुंह लाल होता है, वैसे सुमति का भी हो गया था। वह गुस्सा के कहता है कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूल डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया, मैं बहुत तब वो क्या किए, लेखक मतलब वो सुमति कहता है कि मैं 2-3 बार मैं चाय को गर्म किया हूँ, तुम कहाँ रह गए थे। तो लेखक जवाब देते हैं कि मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जल्दी गुस्सा आता था और उतनी ही जल्दी शांत हो जाता था, यानी गुस्सा करता भी था सुमति और अपने मन से शांत भी हो जाता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतना जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे जजमान थे। पहली बार सत्तू चाय खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। तो थुक्का एक भी खाने का सामान है और चाय सत्तू भी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लंकोर पहुँचे तो सुमति वहाँ का पहले से रहने वाला था। उसको फिर यहाँ पे दोस्ती मिल गई, यानी उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम तिंगड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगड़ी समाधि गिरी। गिरी मतलब पर्वत होता है, और तिंगड़ी जगह का नाम था जहाँ पे ये लोग पहुँचे थे। तो वहाँ की मतलब पर्वत का नाम था तिंगड़ी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने अच्छे यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया को गंडा बना लेते थे। और गंडा का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब ये वहाँ का रीति रिवाज था कि एक डंडा लेकर के लाठी, उसमें कपड़े से लपेट करके कपड़ा लपेटते थे लोग रंग बिरंगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे एकदम गंडा ही गंडा दिख रहा था, यानी सब लोग अपनी अपनी लाठी में कपड़ा बांधे फिर रहे थे। फिर क्या होता है कि वह अपने यजमान के पास जाना चाहते थे। सुमति
यानी सुमति की बहुत ज़्यादा रिश्तेदार और मेहमान थे तिब्बत में, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले थे। तो वो अपने दोस्तों के घर जाना चाहते हैं सुमति। लेखक सोचते हैं कि हफ्ता भर वो उधर ही बिता देंगे। तब वो कहते हैं कि जिस गांव में ठहरना है उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। तो लेखक का कहना है कि जिस गांव में हमें चलना है हम उसी गांव में चलते हैं, अगल बगल गांव में मत जाओ वरना तुम कई हफ्ता लगा दोगे। मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर पैसा दे दूंगा। तो सुमति मान जाता है। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-12 के तेज़ धूप में निकलना पड़ा था। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े भी मोटे कपड़े से सिर पर ढांक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती थी। यहाँ बताया जा रहा है कि सुमति मान जाता है और ये लोग मतलब गाड़ी जो होती है जिसमें सामान रख के एक दूसरे से दूसरे जगह तक लाया जाता है, तो उसको भरिया बोलते हैं तिब्बती वर्ड में। तो ये कह रहे हैं कि ये लोग भरिया खोजने की कोशिश की जहाँ की, या सोचते हैं लोग कि हम लोग गाड़ी में बैठकर अपने सामान भी रखकर चलेंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला इन्हें भरिया के रूप में। कोई गाड़ी इन्हें नहीं मिलती है। 10-11 बजे वो लोग वहाँ से निकलते हैं। बहुत धूप रहती है और तिब्बत में बहुत ज़्यादा धूप भी लगती है। आगे है कि आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। पीछे इन लोगों की मतलब पहाड़ी थी जो कि बर्फ़ पिघल रहा था, तो पीछे की इन लोगों की पीठ साइड ठंडा था और आगे की साइड ऐसा लग रहा था कि लोग सूरज की तरफ मुँह करके चल रहे हैं। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। और सुमति के परिचित तिंगड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। मतलब जब ये तिंगड़ी जिले में आ गए तब भी सुमति के दोस्त मिले जा रहे थे और ये सबसे बहाना कर रहे थे कि मुझे अपने कहीं और दोस्तों से मिलना है, मेरे पास टाइम नहीं है। तिब्बत की ज़मीन बहुत बड़े बड़े छोटे जागीरदारों में बटी हैं। इन जागीरों का बहुत हिस्सा मठों के हाथ में है। जागीरदार मतलब होता है ज़मीन के मालिक। तो कह रहे हैं कि तिंगड़ी के सारे मतलब ज़मीन छोटे बड़े मालिकों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर की हर एक जागीरदारी बहुत खेती खुद भी कराता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। अब देखिए यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि तिब्बत में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जैसे कि अगर ज़मीन का मालिक भी उतना ही हक है जितना कि काम करने वाले मज़दूर को। यानी इस ज़मीन में अगर इस प्लॉट में अगर कोई मज़दूर काम कर रहा है और मकान और मालिक का भी उतना ही हक है जितना मज़दूर का रहेगा। सेकर की खेती की मुखिया नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, उन्हें भी मेरा ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिपि 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। कंजूर मतलब होता है बुद्ध वचन अनुवाद, यानी कोई एक ऐसा ग्रंथ जो कि बुद्ध लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों का बाइबिल होता है, कुरान होता है, वैसे ही कंजूर भी होता है। वह बड़े मोटे कागज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी में 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। वज़न बताया जा रहा है यहाँ पे। एक बहुत भारी बुक भी थी और पोथी भी बहुत बड़ी बड़ी थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तरों के भीतर था, इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अर्थात कि वो फिर मतलब सुमति फिर कहता है कि क्या मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिल के आऊँ। तो क्या होता है यहाँ पे, अब मैं किताबों के भीतर था, इसका मतलब लेखक कह रहे हैं कि अब मैं ग्रंथ को पढ़ रहा था, इसलिए मैं बोला कि जाओ तुम अब अपने दोस्तों से मिलो। दूसरे दिन वह गए। मैं समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर में चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। भिक्षु नमसे का मतलब कि जो भिखमंगे का भेष धारण किए थे अब वो मतलब हटा दिए। अब अपने अपने भेष में लोग अपने अपने घर चल पड़ते हैं। ये लहासा की ओर पूरा चैप्टर हमारा इस वीडियो में समाप्त हुआ। हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हूँ। आप क्वेश्चन आंसर को भी
वॉच कीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।